हम कोलिजन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, राइट। अभी देखो कोलिजन के बारे में कंटिन्यू कर रहे हैं। देखो जैसे कि ना मान लिया जाए कि दो बॉडीज हैं, एक तो m1 मास की बॉडी है मान लो और एक m2 मास की। मैं पहले ना एक पिक्चर दिखा रहा हूँ बिफोर कोलिजन। बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले एक तो बॉडी ये वाली होगी m1 मास की और एक ये वाली बॉडी है m2 मास की, राइट। इसकी जो स्पीड है वो u1 है और इसकी स्पीड u2 है। और हेयर u1 इज ग्रेटर देन u2। u1 जो है वो u2 से बड़ा है, u1 इज ग्रेटर देन u2, ठीक है ना। इन दोनों की टक्कर हुई ड्यूरिंग कोलिजन। देखिए देखिए ड्यूरिंग कोलिजन क्या होगा, यहाँ पे इन दोनों की टक्कर होगी। यहाँ पे ऐसे ये m1 है, ये m2 है, ठीक है ना। यहाँ पर ये कॉमन टेंजेंट है, ठीक है ना, ये कॉमन टेंजेंट है दोनों की, ठीक है ना। इस केस के अंदर यहाँ पे टक्कर हुई ड्यूरिंग कोलिजन, ये वाली सिचुएशन है। और आफ्टर कोलिजन, अब एक फोटो दिखा रहे हैं आपको आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन देखिए क्या होगा, इसकी स्पीड होगी मान लो v1 और इसकी स्पीड होगी मान लो v2, ठीक है ना। यहाँ पे देखो गिवन क्या क्या सुनो, यहाँ पर गिवन है यहाँ पर m1 गिवन है, m2 गिवन है, उनकी इनिशियल वेलोसिटी u1 u2 गिवन है। अच्छा टक्कर होने के बाद v2 बड़ा हो जाएगा, पक्का है v1 से, v2 बड़ा हो जाएगा v1 से। एक्चुअल में आगे वाली जो बॉडी ना ज़्यादा फास्ट हो जाएगी, पीछे वाली स्लो रह जाएगी। ऐसा होता है ना, तो बार बार कोलिजन होता रहेगा। एक बार जो कोलिजन हो गया ना फिर से नहीं होता कभी, क्योंकि आगे वाली फास्ट हो जाती है, पीछे वाली स्लो हो जाती है। एक बच्चा बोलता कि सर वो ना मैंने सर कैरम बोर्ड खेल रहा था, एक बार एक स्ट्राइकर सर रखा हुआ है, मैंने अपने स्ट्राइकर से हिट किया, एक बार टक्कर होगी सर, फिर उसी की दोबारा टक्कर होगी सर। आप कह रहे हो एक ही बार टक्कर होती है यार। एक्चुअल में इसके दो रीजन है, या तो हुआ ये होगा कि जैसे पहले टक्कर हुई उसमें जो आगे वाला स्ट्राइकर वो दीवार से टकरा के वापस आया होगा, या तो दीवार से टकरा के वापस आ गया और फिर इसलिए दोबारा टक्कर होगी, ठीक है। या फिर हुआ ये होगा कि जैसे कि टक्कर हुई, टक्कर के बाद वो जो कैरम बोर्ड है ना उसका सरफेस आगे रफ होगा थोड़ा सा, जिस वजह से आगे वाले की स्पीड कम पड़ गई तुरंत, फ्रिक्शन की वजह से। फ्रिक्शन की वजह से वो तुरंत रुक गया और पीछे वाला चलता ही रहा और टकरा गया। आप इस बात के लिए तो श्योर रहिए कि टक्कर होने के बाद अगर दो बॉडीज की टक्कर होगी तो एक हमेशा फास्ट हो जाएगी आगे वाली, पीछे वाली हमेशा स्लो होगी, क्योंकि दोबारा टक्कर नहीं हो सकती यार। एक बार जो टक्कर होगी दोबारा थोड़ी ना होगी, कैरम बोर्ड में भी नहीं हो सकती। अगर कैरम बोर्ड का सरफेस बिल्कुल स्मूथ है, एकदम चिकना, ठीक है ना, और उसके ऊपर दो स्ट्राइकर्स हैं और वो दीवार वगैरह से टक्कर नहीं हो रही, पहले दीवार को अगर कंसिडर ना करें और अगर हम ऐसे टक्कर मरवा दें तो कोलिजन के तुरंत बाद अगर देखें तो आगे वाला फास्ट होगा, पीछे वाला स्लो होगा, ठीक है। अच्छा अब सुनो, इसके अंदर ना यहाँ पर एक ई गिवन है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ये 5 चीज़ें गिवन है, m1 m2 मासेस गिवन है, u1 u2 इनकी वेलोसिटीज गिवन है और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन गिवन है ई, ठीक है ना। टू फाइंड v1 और v2 निकालना आपको, ठीक है ना। v1 और v2 की वैल्यू निकालनी है आपको। सुनो कैसे करोगे आप इसके अंदर, देखो v1 कैसे निकालोगे आप इसके अंदर, v1 की वैल्यू कैसे निकालोगे यहाँ पे, m1 माइनस m2 इंटू u1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस में 2m2 इंटू u2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। इसको सोल्व करोगे ना, देखो दो इक्वेशंस बनेगी, सुनो सुनो अभी मत लिखना इसको। सोल्व करोगे ना, सोल्व करने के लिए दो इक्वेशन होंगे, उन दोनों इक्वेशनों को सोल्व करके जो रिजल्ट आएगा मैंने सीधा ही बता दिया आपको। पहले तो इक्वेशंस बनाओगे, पहली इक्वेशन क्या बनेगी बताइए, पहली इक्वेशन मोमेंटम कंजर्वेशन वाली इक्वेशन बनेगी। यहाँ पे पहली इक्वेशन मोमेंटम कंजर्वेशन वाली इक्वेशन बनेगी, P इनिशियल इज इक्वल्स टू P फाइनल, ये वाली इक्वेशन बनेगी। P इनिशियल की वैल्यू क्या लिखोगे बताइए, यहाँ पे m1 u1 प्लस में m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस में m2 v2, ये बनेगी यहाँ पे मोमेंटम कंजर्वेशन की पहली इक्वेशन तो ये वाली बनेगी, ठीक है ना। और एक कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाली इक्वेशन बनेगी E इज इक्वल्स टू बताइए वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन यानी कि v2 माइनस v1 और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन क्या आएगा बताइए यहाँ पे u1 माइनस में u2। ये फर्स्ट इक्वेशन होगी, ये सेकंड इक्वेशन होगी, दो इक्वेशंस होगी, सोल्व कर लीजिए आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। v1 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से बताइए, v1 की वैल्यू m1 माइनस m2 इंटू में u1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस में 2m2 u2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ऐसे ही v2 की वैल्यू निकल जाएगी, कैसे निकलेगी यहाँ पे देखो,
यहाँ लिखोगे m2 माइनस m1, ठीक है, नहीं m1 माइनस, रुको यहाँ पे लिखोगे आप 2m1 u1 डिवाइडेड बाई में m1 प्लस m2 प्लस में m2 माइनस m1 इंटू u2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ये रिजल्ट आते हैं। तो जब आप इनको सोल्व कर लोगे ना तो सोल्व करने के बाद ये दो रिजल्ट निकल के आएंगे, ठीक है ना। ये दो रिजल्ट्स माइंड में सेट करने हैं, ये वाले दोनों रिजल्ट्स, ठीक है ना। ये दोनों रिजल्ट्स माइंड में सेट हो जाएंगे। ये क्या चीज़ है सुनो, ये पता है इसमें ये ना, ये तब वैलिड है जब ई की वैल्यू 1 हो, ध्यान रखना आप, जब ई की वैल्यू 1 हो, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होना चाहिए। जब ई की वैल्यू 1 होगी तभी ये पॉसिबल है। सुनो ध्यान से, अब अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है और दो बॉडीज का मास दिया हुआ है m1 एंड m2 और उनकी इनिशियल वेलोसिटी दी हुई u1 u2, तो टकराने के बाद जो उनकी वेलोसिटी हो जाएगी उसके रिजल्ट्स हैं ये दोनों। ये रिजल्ट है ना, एक तो ये आपको याद तो रखने ही है, लेकिन साथ में इन दोनों से ये 4 रिजल्ट और निकल के आते हैं, 4 रिजल्ट और निकल के आते हैं। और ये जो 4 के 4 रिजल्ट्स हैं ये आपको याद करने, माइंड में सेट करने 4 रिजल्ट्स, ठीक है ना। ये जो 4 रिजल्ट्स मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ इनको माइंड में सेट करना है। देखिए आप, सुनो यहाँ से बताइए, देखो ये जो रिजल्ट है एक बार दोबारा से लिख लेते हैं, v1 और एक v2, ठीक है, m1 माइनस m2 इंटू u1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस में 2m2 u2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या आएगा बताइए, यहाँ पे 2m1 u1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस में m2 माइनस m1 इंटू u2 डिवाइडेड बाई में m1 प्लस m2, ये दो रिजल्ट्स हैं। सुनो अभी आप इन दोनों रिजल्ट्स के अंदर ध्यान से सुनो आप, अगर हम यहाँ पे ना सबसे पहला केस, यहाँ पे 4 केसेस निकलेंगे अब इससे। पहला केस, अगर m1 वेरी स्मॉल है, ये m1 है वेरी स्मॉल, इसकी इनिशियल वेलोसिटी, इसकी ना इसकी वेलोसिटी v नोट है, और एक बड़ा सा मास, इसका मास m2, ये रेस्ट में है, ठीक है, ये एक बड़ा सा मास है, ये m2, यानी कि यहाँ पर एक और बात बताई गई है कि m2 इज वेरी वेरी मच ग्रेटर देन m1। m2 जो m1 से बहुत बहुत बड़ा है, ठीक है। m1 है उसकी वेलोसिटी v नोट, एक m2 है वो रेस्ट में है और वो बहुत बहुत बड़ा है। इस केस में जानते हो क्या होता है, इस केस में अगर ये वाली बात इसमें पुट करेंगे ना, यानी कि इसमें अगर m1 बाई m2 का अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि बड़ा है ना m2 बहुत है, तो m1 बाई m2 को 0 लिख सकते हो। तो यहाँ पे सभी को डिवाइड बाई m2 कर दो, हर एक को डिवाइड बाई m2 करोगे और फिर जहाँ जहाँ m1 बाई m2 दिखे वहाँ 0 कर दोगे, अगर करके देख लो आप चाहे, तो पता क्या होगा, क्या आंसर आएगा, इसके अंदर पुट करना पड़ेगा। इसमें पुट करने के बाद जो आंसर आता है मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। करना क्या है इसके लिए, पूरे को हर एक को m2 से डिवाइड करना है, हर एक को m2 से डिवाइड कर दो आप चाहे, हर एक को m2 से डिवाइड करो, कर दिया। फिर m1 बाई m2 जहाँ जहाँ दिखे वहाँ क्या लिख दोगे आप, 0, ऐसे ही इसके अंदर करना है। तो पता है ये जो यहाँ पे v1 का जो आंसर आएगा, u की जगह v नोट पुट कर देना, u की जगह u1 की जगह क्या पुट करोगे, v नोट, और u2 की जगह क्या पुट करोगे, 0, ठीक है ना। यहाँ पे इस केस के अंदर जानते हो क्या होता है, इस केस में टकराने के बाद ये ना वेलोसिटी रिवर्स हो जाती है, इसकी वेलोसिटी इधर हो जाएगी v नोट, और ये वाला रेस्ट में ही रहेगा, ये वाला रेस्ट में ही रहता है, और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी रिवर्स हो जाएगी v नोट, इस तरफ हो जाएगी। मतलब कहने का ये है कि अगर एक बहुत ही बड़ी सी बॉल हो, बहुत ही हैवी बॉल हो, ठीक है ना, उससे अगर एक छोटी बॉडी आगे टकरा जाए और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो, टकराने के बाद क्या होता है, वेलोसिटी रिवर्स हो जाती है। अगर इसकी v नोट है वेलोसिटी, तो टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी इधर v नोट हो जाएगी। हाँ जी, बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है आपको। अगर एक बड़ी सी बॉडी है उसके साथ एक छोटी बॉडी आगे टकरा जाए तो वेलोसिटी रिवर्स हो जाती है छोटे वाली बॉल की, और बड़े वाली जो बॉल है वो एज इट इज रहेगी। हाँ जी, बात समझ में आई कि नहीं आई आपको। ये एक रिजल्ट है, और इसका प्रैक्टिकल प्रूफ भी है। इसका प्रैक्टिकल प्रूफ ये है कि अर्थ है, जैसे अर्थ एक बहुत बड़ी बॉल है, अर्थ भी तो एक बॉल है जो कि बहुत बड़ी बॉल है, और अगर एक छोटी सी बॉल को अगर हम छोड़ दें और ई की वैल्यू 1 हो तो टकरा के सेम स्पीड से रिवर्स करेगी, वो बैक मारेगी, रिवर्स बैक, यानी कि जिस स्पीड से टकराई उसी स्पीड से ऊपर उठेगी। समझ आ रही है ना बात आपको। अगर याद रखिए, अगर दो बॉडीज हों मतलब, और उसमें क्या हो गई, एक बहुत ही हैवी बॉडी है और एक बहुत ही हल्की सी बॉडी है, आगे टकरा जाए। यहाँ पे कोई हेल्दी सा बच्चा है क्या, सबसे हेल्दी कौन है, वैसे हेल्दी कोई नहीं है यहाँ पे, सारे एक जैसे
यहाँ पे तो सबसे हेल्दी है, कोई नहीं, सारे अच्छे हैं मतलब जो है इसके अंदर। फिर भी मान लो कि सबसे हेल्दी ना, इसको मान लेते हैं। नाम क्या आपका? आपका नाम क्या है? दीपक। दीपक खड़ा है। दीपक लंबा चौड़ा तो है ही, अच्छा खासा मास है इसका। और गौरव शर्मा हल्का सा मास है, ठीक है ना। मान लो कि इसका जो है क्या नाम बताया था? दीपक। दीपक का मास बहुत ज़्यादा है, मान लो बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। ऐसा सोचो कि एक अफ्रीकन है, वो सुमो नहीं होते अफ्रीका के, अफ्रीका के जो सुमो पहलवान होते हैं ना, जापान के होते हैं क्या? हाँ जापान के होते हैं, वो जापान के सुमो पहलवान होते हैं। सॉरी, सुनो, वो जो है ना, वो जो सुमो पहलवान है ना, वो है मान लो, ठीक है ना, खड़ा है। और गौरव शर्मा दौड़ के आता है, ठीक है ना, वी नोट की स्पीड से। जो गौरव शर्मा है वो वी नोट की स्पीड से दौड़ के आता है, और वो जो सुमो पहलवान है ना, वो एज इट इज वहाँ पे खड़ा हुआ है रेस्ट में, और वैसे, और ये दौड़ के आ रहा है, और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हुआ। कौन सा कोलिजन हुआ? परफेक्टली इलास्टिक। क्या होगा बताइए? वो जितनी स्पीड से टकराया है ना, उसी स्पीड से वापस, और वो वहीं का वहीं रहेगा। समझ आ रही है बात आपको? ये रिजल्ट है, ये माइंड में सेट करना है, और ये इससे निकल के आया, ठीक है। केस नंबर 2, एक हैवी सी बॉडी है भाई, M1 मास की, वो वी नोट की स्पीड से गई, छोटे वाली बॉल एक M1 मास की, ये रेस्ट में है। सर हाँ जी, डाउट है। माइक। डाउट हाँ जी बोलो। है सर, जो आपने बोला ये हमने इसमें जो फ्रिक्शन है उसको अवॉइड, मतलब कोलिजन के दौरान फ्रिक्शन वगैरह को अवॉइड करेंगे हम, फ्रिक्शन है ही नहीं यार, फिर लगेगा सर- हल्का फुल्का, मतलब जो है ना यहाँ पे जो इंटरनल फोर्स है वो बहुत ज़्यादा है। मतलब सर फिर अगर हम जैसे हम अज्यूम करें कि स्मूथ सरफेस पे कोई भी बड़ी बॉल रखी हुई है और हमें कोई भी स्मॉल बॉल उस पर फेंक रहा है, तो वो कुछ तो वेलोसिटी उसे मिलेगी ही। नहीं मिलती सर बिल्कुल स्मूथ सरफेस पे। इस केस के अंदर जो है ना, अगर एक हल्की सी बहुत ही हैवी बॉडी हो और एक छोटी सी बॉडी आके टकरा जाए उससे, तो हम ये मान के चलते हैं कि भाई उसको अगर वेलोसिटी पता है क्या, वैसे अगर प्रॉपरली, मैंने तो यहाँ पे M1/M2 प्योर ही जीरो मान लिया, प्योर जीरो तो होता ही नहीं M1/M2। पिछले वाले केस में M1/M2 को मैंने प्योर जीरो अप्रोक्सीमेटली था, तो उसकी वेलोसिटी ये मैं कह सकता हूँ कि वो जो बड़े वाली बॉडी है उसकी वेलोसिटी जीरो तो नहीं होगी, 0.0001 ऐसा कुछ होगी, जिसको हम लोग जो है ना अप्रोक्सीमेटली जीरो मान सकते हैं, ये कहना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। अब अगर उल्टा हो जाए, M1 इस बार बहुत ज़्यादा हैवी है M1, और M2 जो है उसकी वो रेस्ट में परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हुआ, यानी कि इस बार M2/M1 को जीरो पुट करोगे आप, यहाँ पे पूरे को M1 से डिवाइड कर दो आप पूरे को, और जहाँ जहाँ M2/M1 दिखे वहाँ जीरो लिख दो आप, ठीक है। माइक दो भाई, जहाँ जहाँ। हाँ जी बोलो। सर वो कल आपने करा था भी, प्लास्टिक की बॉल आपने ज़मीन पे मारी थी, तो E1 हो तो उतनी हाइट पे वापस आ जाएगा। अगर मान लो उसी प्लास्टिक की बॉल को मास बढ़ा दें सर, तो भी उसी हाइट पे आएगा। E की वैल्यू 1 होनी चाहिए, मास पे कोई डिपेंड नहीं है सर। ना अगर E की वैल्यू 1 हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। अगर अर्थ है एक, तो जब बॉल को अगर छोड़ोगे, मैंने कहा था कि अगर बॉल टकराई तो टकरा के उसी हाइट तक वापस आ जाती है, अगर E की वैल्यू 1 हुई तो उसमें बॉल का मास डबल कर दो, ट्रिपल कर दो, 10 गुना कर दो, ये मैटर नहीं करता, ठीक है। अच्छा अब सुनो, ये M1 मास है, ये बॉडी बहुत हैवी है इस बार, और M2 ये रेस्ट में है, ठीक है ना। अगर यहाँ पर M2/M1 को जीरो पुट कर दें, पूरी इक्वेशन को हर टर्म को M1 से डिवाइड कर दें, और जहाँ जहाँ M2/M1 है वहाँ इसको जीरो पुट कर देंगे, ठीक है ना, वहाँ जीरो पुट कर देंगे, तो पता है क्या होगा इस केस के अंदर? इस केस के अंदर ना क्या होना चाहिए पता है? टकराने के बाद ये तो एच ही रहेगी, ये तो ऐसी ही चलती रहेगी वी नोट की स्पीड से, ठीक है ना। और ये वाली बताइए, ऐसा क्या है इसके बारे में? ये पता है, ये डबल स्पीड जाना शुरू हो जाती है 2 वी नोट से, डबल स्पीड से। ऐसा होता, आप करके देख लो, इसमें पुट करके देख लो आप वैल्यूज़ को, यही आएगा, ठीक है ना। ये तो इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसकी स्पीड वी नोट ही रहेगी और इसकी डबल हो जाती है। यानी इस बार उल्टा है, इस बार गौरव शर्मा खड़ा है और वो जो सुमो पहलवान है वो भाग के आ रहा है इस बार गौरव शर्मा रेस्ट में है और सुमो पहलवान भाग के आ रहा है 100 की स्पीड से। सुमो पहलवान जो है ना, देखो पैर ही आपको पता है इतना चौड़ा है, ठीक है, अकेले पैर का जो वजन है उसका वो इसके पूरे वेट के बराबर है। वो जो हाथ है, हाथ का ही वजन जो है उसका ये 50 किलो का हाथ है, ये 5 किलो का नहीं है, 5 किलो का थोड़ा। वो कौन सी मूवी में था ना एक,
अब सुनो, 50 किलो का हाथ है उसका ये, ठीक है ना, ये खुद 50 किलो का नहीं है, ये खुद 32 किलो का है। अब देखो इसके अंदर एक पैर इतना और ऐसे, और भाग क्या रहा है ये, वो 100 की स्पीड से आ रहा है वो सुमो पहलवान, ये रास्ते में ऐसे करके खड़ा है, आजा भाई, 100 की स्पीड से आया, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हुआ, क्या होगा बताइए, क्या होगा, इसकी स्पीड 200 हो जाएगी, ये 200 की, वो तो 100 से ही तो दौड़ता रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ना, और इसकी स्पीड 200 हो जानी है वहाँ पे, डबल स्पीड से दौड़ेगा, फिर ये दौड़ेगा नहीं, उड़ेगा, ये डबल स्पीड से उड़ेगा, ठीक है ना। हाँ जी, कोई डाउट हो तो बताओ इस चीज़ में, किसी को कोई शक है? केस नंबर 3, आप जो ना इस बात पे ना थोड़ा यकीन नहीं होता स्टूडेंट्स को। केस नंबर 2 पे मैं इसका आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। आप क्या करना कि मतलब जैसे ट्रेन आ रही हो, ट्रेन, ठीक है, फाटक पे पहुँच जाना वहाँ पटरी पे, और एक बॉल लेके, उस टाइम आपका दिमाग ख़राब नहीं होना चाहिए, दिमाग ख़राब होगा तो आप वहीं अपना बॉडी के साथ एक्सपेरिमेंट करने लगोगे। फिर आप एक बॉल लेना और ऐसे जब ट्रेन जा रही हो ना, ट्रेन के आगे से छोड़ देना, टक, ठीक है ना। अब ट्रेन के आगे जब छोड़ोगे ना, तो जो देखना आप टक्कर के तुरंत बाद जो बॉल की स्पीड है ना, वो ट्रेन से भी ज़्यादा होगी, देख लेना आप, ठीक है ना। ये एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो, ठीक है। तो इसके अंदर लेकिन करना वहाँ जब वो सिक्योरिटी गार्ड होता है ना, वो ना खड़ा हो, ठीक है ना, मारेगा बहुत वो। एक बार क्या हुआ, छोटी क्लास, छोटी 6th के 7th की बात है, टीचर ने ये बताया था कि भाई वो जो मेटल होता है ना, मेटल रोड होती है, उसमें वाइब्रेशन साउंड की स्पीड ज़्यादा होती है, एयर से भी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो उसके अंदर जैसे कि अगर मान लो पटरी के ऊपर अगर ट्रेन आ रही हो, तो वो अगर 2-4 किलोमीटर दूर है और उसकी साउंड तो सुनाई देगी नहीं ट्रेन की, लेकिन अगर आप पटरी के कान लगा के देखोगे, ठीक है, तो आपको वो वाइब्रेशंस आ जाएंगी, लेकिन ट्रेन की जो साउंड है वो नहीं सुनाई देगी, हॉर्न की साउंड वो बाद में सुनाई देती है और वो पहले सुनाई देती है। मैंने कहा भाई चलो ठीक है। हुआ ये, जैसे हम ऑटो में जाते थे, ऑटो वाले ने वहाँ जो बीच में फाटक आती थी वो रोक दिया, वहाँ पे रोक दिया, तो भाई मैं अपना उतर के पीछे से चला गया। मैंने अपने एक दोस्त को बोला भाई ना ना मैं नहीं पंगे लेता, मैं चला गया। एक तो धूप पड़ रही थी, वो ना गर्म थी बहुत ज़्यादा पटरी, ठीक है। एक तो वो कान चल गया, ऊपर से गार्ड आया, उसने थप्पड़ घुमा के मारा, वही बॉडी घूम गई। एक तो इधर से कान चला हुआ है, इधर से कान पे उसने मारी दिया, ठीक है ना, चुपचाप। और एक और सबसे बड़ी बात, मेरे को साउंड भी नहीं सुनाई दी, ठीक है ना। वो ट्रेन कुछ ज़्यादा दूर हो गया, तो ट्रेन मतलब जो है कुछ ज़्यादा ही दूर होगी, वो साउंड भी नहीं सुनी, ठीक है। तो उसके बाद मतलब जो है ना, वो किस्सा याद ही आता है, कान गर्म होने वाला और थप्पड़ पड़ने वाला। चलो एनीवे, यही चीज़ होती है जो फिजिक्स को याद दिलाती है, ठीक है ना। देखो इसके अंदर जो है ना, यहाँ पर ये आपको केस नंबर 2 समझ आ गया होगा। केस नंबर 3 देखिए आप, केस नंबर 3 आप ऐसा भी कर सकते हो, कोई ट्रक जा रहा हो ना, ट्रक के आगे भी बॉल छोड़ के देख सकते हो आप, लेकिन भागने की स्पीड पर कर लेना अपनी आप, ठीक है ना। कहीं ट्रक वाला उतर के फिर मारेगा ना, तो ट्रक जा रहा हो तो उसका आगे ऐसे फेंक देना आप, बॉल की जो स्पीड है ना डबल हो जाएगी, ट्रक से भी ज़्यादा होगी, ठीक है ना। हालांकि वो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन नहीं है, उसके बावजूद भी अगर ई की वैल्यू 1 हो तो बात ही अलग है, फिर तो स्पीड एग्जैक्टली डबल हो जाएगी। अब एग्जैक्टली डबल नहीं होगी तो ट्रक से तो ज़्यादा जरूर होगी, ठीक है। अच्छा अब सुनो, थर्ड नंबर पे है, अगर मास इक्वल हो, इसका मास m और इसका भी m, इसकी स्पीड u1 है, इसकी स्पीड u2 है, u1 इज ग्रेटर देन u2 है, यहाँ पे u1 बड़ा है u2 से, u1 इज ग्रेटर देन u2। तो टक्कर के बाद पता क्या होगा, टक्कर के बाद इसकी स्पीड u2 हो जाएगी और इसकी u1, इंटरचेंज हो जाती है वेलोसिटी। लेकिन है ना परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होना चाहिए। अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, ठीक है, अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है तो वेलोसिटी क्या हो जाती है बताइए, इंटरचेंज हो जाती है, और मास बराबर होना चाहिए। मास अगर इक्वल है तो वेलोसिटी गेट इंटरचेंज, ठीक है ना। इफ मासेस आर इक्वल, लिख लो इस बात को, इफ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इफ masses are equal and E is equals to 1, then velocity get interchanged, after collision। कोलिजन के बाद इंटरचेंज होगी, ठीक है। मतलब जैसे कि ना
मान लो ये बॉडी, इसका मास है 2 किलो, इस वाली बॉडी का भी मास 2 किलो है, इसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड, इसकी स्पीड है 2 मीटर पर सेकंड। टक्कर के बाद क्या होगा बताइए? टक्कर के बाद इसकी स्पीड तो 2 हो जाएगी और इसकी स्पीड क्या हो जाएगी यहाँ पे? 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। इसकी 10 है, इसकी 2 है, तो टक्कर के बाद इसकी 2 और इसकी 10 हो जाएगी। हाँ जी, बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है आपको? कॉलिजन के बाद ऐसा ही होगा, वेलोसिटी इंटरचेंज होती है, उसकी वेलोसिटी उसको मिल जाती है और उसकी वेलोसिटी उसको मिल जाती है, ऐसा होता है हमेशा ही। ठीक है, कोई शक किसी को इस बात में? अगर मान लो कि 2 बॉडीज आई, इसकी ये दोनों मास बराबर हैं, इन दोनों का मास m और m है, ओके, इसकी स्पीड है इधर है 2, इसकी इधर है 6, तो टक्कर के बाद जानते हो क्या होगा? बताओ, ये भी मास m, ये भी मास m, यहाँ पे इसको तो मिल जाएगी इधर 6, इसको इधर मिल जाएगी इधर 2, ठीक है ना। इसकी वेलोसिटी एज इट इज इसको मिल जाती है, इसकी वेलोसिटी एज इट इज इसको मिल जाती है। यहाँ पर भी ये वाली 2 एज इट इज इसको मिल गई और ये वाली 10 एज इट इज इसको मिल गई। वेलोसिटी गेट इंटरचेंज, वेलोसिटी इंटरचेंज जाती है। कंडीशन क्या है उसके लिए बताइए? मासेस इक्वल होने चाहिए और ई की वैल्यू 1 होनी चाहिए, ये 2 कंडीशंस हैं। थर्ड नंबर पे, थर्ड केस, फोर्थ केस, एक 2m मास की बॉडी है, ठीक है ना, इसकी स्पीड है v नोड और m मास की बॉडी है, इसकी स्पीड है 0, इसकी स्पीड 0 है m मास की बॉडी की, ठीक है, और इसकी जो स्पीड है 2m मास की बॉडी की वो v नोड है और e की वैल्यू यहाँ पे 1 है, e इज 1 हेयर। इसकी स्पीड है v नोड और इसकी स्पीड है 0। क्या होगा कोलिजन के बाद? सुनो, कोलिजन के बाद जानते हो क्या होता है? यहाँ पे इसकी जो स्पीड है ना वो 1/3 हो जाएगी v नोट बाई 3, v नोट है ना तो 1/3 हो जाएगी, v नोट बाई 3 हो जाएगी। और इसकी जो स्पीड है इसकी कितनी हो जाएगी जानते हो? 4v नोट बाई 3, करके देख सकते हो आप ये। इसकी तो जितनी है मतलब v नोट है तो v नोट बाई 3 हो जाएगी और इसकी जो स्पीड है वो इसकी 4 गुना हो जाएगी, यानी कि 4v नोट बाई 3 हो जाएगी। समझ आ रही है बात आपको? अगर 2m मास की बॉडी m मास की बॉडी से टकराएगी तो इसकी, अगर इसकी v नोट थी, इसकी 0 थी, तो इसकी होगी v नोट से v नोट बाई 3 और इसकी जो है इसकी 4 गुना हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि यहाँ पर मैं ये कह दूँ कि यहाँ पे 2 किलो की बॉडी है, वो 1 kg की बॉडी से टकराई, इसकी स्पीड है 12, इसकी स्पीड 12 है और इसकी स्पीड 0 है, u2 0 है और इसकी शुरू में स्पीड 12 है, तो टक्कर होने के बाद पता क्या होगा? इसकी तो जितनी है उसका 1/3 हो जाएगी, कितनी थी 12, इसका 1/3 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगी। और अब इस 4 का 4 गुना कर दो, 4 का 4 गुना करो, ये कितना होगा यहाँ पे? 16 इसकी हो जाएगी, इसकी 4 हो जाएगी और इसकी 16 हो जाएगी। समझ आ रहा है कि नहीं यार आपको? ये फोर्थ केस था। ओके, ये 4 केसेस मैंने आपको बता दिए जो कि इनसे निकल के आए हैं। ये दोनों इतना ज़रूरी नहीं है जो इनको याद रखना जितना इन 4 केसेस को याद रखना ज़रूरी है, ठीक है ना। अब सुनो अगली बात, एक पहले अभी ना एक क्वेश्चन कर रहे हैं हम, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना आप, ठीक है ना, करके दिखाना। चलो पहले हम 2 मिनट का टाइम मिलेगा। 2m मास की बॉडी है, ये m मास, ये m मास, ये m मास, 3 स्ट्राइकर्स हैं। पता है क्या, यहाँ पे कैरम बोर्ड है, कैरम बोर्ड के ऊपर 3 स्ट्राइकर्स रखे हुए हैं m मास के, ठीक है, और ये 2m का मास है, ये बिल्कुल पास है, बिल्कुल पास। इसकी स्पीड है v नोट, इसकी स्पीड v नोट है और ये रेस्ट में, इनकी सबकी स्पीड इनिशियली 0 है। आपको ये बताना है कि यहाँ पे काफ़ी सारी टक्कर होंगी, वो उससे टकराएगा, वो उससे, यहाँ पे अगर इसको v नोट की स्पीड दे दी गई है तो काफ़ी सारी टक्कर होने वाली है। यहाँ पे कोई कोलिजन होंगे बहुत सारे। जब सारे कोलिजन के सब खत्म हो जाए, जब सारे कोलिजन हो चुके हों, जितने भी कोलिजन सब हो चुके हैं, तो फाइनली किस स्ट्राइकर की वेलोसिटी क्या होगी ये बताना आपको। मतलब फाइनली इसकी बड़े वाले स्ट्राइकर की वेलोसिटी क्या होगी और इन तीनों की अलग अलग क्या होगी वेलोसिटी, ये आपको बताना है। करिए सॉल्व। फाइंड द फाइनल वेलोसिटीज ऑफ ऑल स्ट्राइकर्स, फाइंड फाइनल velocities of all strikers। करिए।
करते हैं इसको, देखिए अब चलो 1 मिनट का और टाइम मिल रहा है, 1 मिनट मोर। माइक लेके ही बोलना है, अगर कुछ बोल लो तो। देखिए अब करते हैं इसको। यहाँ पर सुनो, पहले इसकी और इसकी टक्कर होगी। यहाँ पर 2m का मास है, इसकी स्पीड हो जाएगी v0/3, ठीक है। और इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी टक्कर होने के बाद? 4v0/3। ये थोड़ा अलग अलग कर दो थोड़ा सा। इसकी भी स्पीड 0 है, इसकी भी 0 है अभी, ठीक है। इसकी v0/3 है और इसकी 4v0/3 और इनकी स्पीड 0 है अभी। पहला कोलिजन हो चुका है, अब ये की कोलिजन हुआ है। अब ये फास्ट है, ये स्लो है, अभी पहले इसे जाके टकरा जाएगा। अब ये वाला स्ट्राइकर इसे जाके टकरा जाएगा पहले, लेकिन इनका मास क्या है यहाँ पे? सेम है, इसका और इसका मास सेम है, तो वेलोसिटी गेट इंटरचेंज्ड। मतलब इसकी वेलोसिटी इसको मिल जाएगी, इसकी इसको मिल जाएगी। मतलब होगा ये कि ये जो 2m का मास है, इसकी स्पीड है v0/3। यहाँ पर ये जो m का मास है, इसकी स्पीड क्या होगी यहाँ पे? 0। और ये वाला जो m का मास है, इसकी स्पीड क्या होगी यहाँ पे? 4v0/3। और ये वाला जो m का मास है, इसकी स्पीड क्या हो जाएगी यहाँ पे? 0। मतलब हुआ ये, इस मास, ये वाला मास तो रेस्ट में है, इस रेस्ट में आ जाएगा क्योंकि इसकी वेलोसिटी इसको मिल गई और इसकी वेलोसिटी इसको मिलेगी 4v0/3। और ये वाला रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा। हाँ जी, बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही आपको? अच्छा अब सुनो, उसके बाद क्या होगा? ये वाली वेलोसिटी इसको मिल जाएगी और ये वाली इसको मिलेगी। यानी कि जैसे कि 2m का मास है, इसकी स्पीड है v0/3, ये वाला ये रेस्ट में है, और ये वाला जो m का मास है ये भी रेस्ट में हो गया, और ये वाला जो m का मास है इसकी स्पीड क्या होगी यहाँ पे? 4v0/3 होगी। ये वाली वेलोसिटी इसको मिल गई और ये वाली इसको मिल गई, ठीक है। अच्छा अब सुनो, अब उसके बाद सुनो, ये तो कोलिजन हो गया, अब ये तो अपना निकल गया, आराम से इधर गया। अब पीछे से ये आगे से टकरा जाएगा। समझ आ रही है बात आपको? अब ये वाला इससे आगे दोबारा टकराएगा। अब ये वाला जब इससे आगे टकराएगा तो जानते हो क्या होगा? ये 2m का मास है ना, इसकी वेलोसिटी v0/3 है ना, उसका 1/3 कर दो, कितनी हो जाएगी यहाँ पे? v0/9 जितनी है उसका 1/3, यानी v0/3 है तो उसका 1/3 कर दिया, v0/9 हो गया। और इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी बताइए? 4v0/9। इसकी v0/9 है तो इसकी जो स्पीड है वो इसका 4 गुना हो जाएगी, 4v0/9। और इसकी जो स्पीड है क्या है? इसकी स्पीड 0। और इसकी स्पीड क्या है यहाँ पे? 4v0/3, 4v0/3। अच्छा अब सुनो, अब बताइए इन दोनों की टक्कर होगी। अब जब इन दोनों की टक्कर होगी तो क्या होगा बताइए? यहाँ पे 2m का मास है, इसकी जो वेलोसिटी है वो v0/9 है। ये वाला जो m का मास है इसकी स्पीड है 0। ये वाला जो m का मास है इसकी स्पीड क्या हो जाएगी यहाँ पे? 4v0/9। और ये वाला जो m का मास है इसकी स्पीड क्या हो जाएगी यहाँ पे? 4v0/3, ठीक है ना। इसकी 4v0/3 है, इसकी वेलोसिटी इसको मिल गई, इसकी इसको मिल गई, ठीक है। अब सुनो क्या होगा, अब इन दोनों की टक्कर होगी, इन दोनों की। जब इन दोनों की टक्कर होगी तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? इसका 1/3, v0/27। और इसकी स्पीड क्या हो जाएगी बताइए? 4v0/27। और इसकी कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 4v0/9। और इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? 4v0/3, ठीक है। इस प्रकार से होंगी वेलोसिटीज। माइक लेके बोलना है, माइक दो जी, फास्ट करो जल्दी, फास्ट करवाओ भाई, बोलो जी। सर 4v0/9 वाले की टक्कर नहीं होगी 4v0/3 ये कम है, ये ज्यादा है, ऊपर वाले? ये कम है, ये ज्यादा है, तो कम वाला पीछे से जाके कैसे टकरा जाएगा? ये फास्ट चल रहा है, आगे वाला पीछे वाला स्लो है। अब देखो,
अब सबसे फास्ट आगे वाला है, उससे पीछे ही है, उससे पीछे ही है, उससे कम स्लो, उससे स्लो ही है, और उससे स्लो ही है, सबसे स्लो है ये, और ये वाला सबसे फास्ट है। आगे समझ में? कोई शक है किसी को इस बात में? हाँ जी, कोई डाउट हो तो बताओ इस बात में, कोई दिक्कत है किसी के मन में? अच्छा अब सुनो अगली बात, अगली बात सुनिए आप। यहाँ पर ये आपके पास जो ना, ये आपने कर लिया, ठीक है ना, हर मास की वेलोसिटी आपको पता है, ये फाइनल आंसर यही वाला है, ठीक है ना, फाइनल आंसर यही वाला है। कितने स्टूडेंट्स को समझ आ गए? जिनको समझ आ गया तिकड़ा करें, गुड। अगला क्वेश्चन, एक स्प्रिंग है, इसका मास है 2 किलो, बुलेट का मास है 1 kg, और इसकी जो स्पीड है ना 6 मीटर पर सेकंड है। बुलेट है, एक बंदूक की ये गोली फायरिंग करती, फटक फुकचा, 1 kg का मास, स्पीड कितनी है इसकी 6। ये ब्लॉक है 2 kg का, के की वैल्यू 2 है यहाँ पे, के इज इक्वल 2। ये रेस्ट में था शुरू में, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन हुआ। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में पता क्या होता है, ये इसे चिपक जाता है, दोनों की स्पीड कॉमन हो जाती है। हमेशा अगर दो बॉडीज फ्री है ना और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होगा तो दोनों बॉडीज एक हो जाएंगे, फिर वो चिपक जाएगा उसके अंदर, सेपरेट ही नहीं होती, ठीक है ना, सेपरेट ही नहीं होती। लिख लो इस बात को नोट करके, इन द परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, इन परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन both bodies get stick with each other, both bodies get stick with each other, ठीक है, चिपक जाएंगी। इसके अंदर बताना क्या क्या सुनो, इसमें एक तो फाइंड मैक्सिमम डिफॉर्मेशन, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन, एक लॉस होगा एनर्जी का, ये बताना है लॉस कितना होगा, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का लॉस कितना हो गया, ये आपको बताना है। क्रिएट क्वेश्चन को सॉल्व। देखिए सुनो, ध्यान से बात करते हैं भाई। इस केस के अंदर जो है ना, एक काम करो आप, इस केस के अंदर क्या करेंगे सुनो, पहले तो लिखोगे पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल, पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल। इसका इनिशियल मोमेंटम कितना है 6, इसका कितना मोमेंटम 0,
मास कितना है इस पूरे सिस्टम का 3 इंटू वी की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 2 मीटर पर सेकंड। कॉमन स्पीड हो जाएगी 2 मीटर पर सेकंड, ये इसके अंदर घुस जाएगी और कॉमन स्पीड हो जाएगी 2 मीटर पर सेकंड। पहली बात तो ये है, यानी कि अब आप ऐसा सोचिए आप कि ये जो 1 kg वाली बॉडी है ये इसके अंदर घुस गई, ठीक है, टोटल 3 किलो बन गया और इसकी जो स्पीड होगी कॉमन स्पीड वो 2 मीटर पर सेकंड हो गई, ठीक है। अब सुनो, अब इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है ना वो पूरी की पूरी इलास्टिक एनर्जी में जाएगी। इसके पास काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर की, वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में चली जाएगी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। इसके अंदर आप क्या करोगे, यहाँ पर इसकी काइनेटिक एनर्जी है हाफ, मास कितना है इसका 3 यानी कि 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ इंटू 2 इंटू एक्स स्क्वायर, ये आएगा आपके पास हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब सुनो, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आएगा 6 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से √6। दिस इज द मैक्सिमम डिफॉर्मेशन। जब ये पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी चली जाए ना पोटेंशियल एनर्जी में तो समझ लो कि मैक्सिमम डिफॉर्मेशन आ गया, ठीक है। तो जो मैक्सिमम डिफॉर्मेशन आएगा यहाँ पर कितना आएगा, वो मैक्सिमम डिफॉर्मेशन √6 आएगा। मैक्सिमम डिफॉर्मेशन विल बी इक्वल टू √6। लॉस निकालना है बाबू, कितना हो जाएगा यहाँ पे लॉस। देखो एक काम करो, लॉस निकालना है ना तो लॉस ऐसा करो, पहले फाइनल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस में फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ऐसा करोगे आप। इनिशियल बताइए इस बुलेट के पास थी सिर्फ, कितनी थी बुलेट के पास, बुलेट के पास कितनी थी हाफ इंटू मास कितना बुलेट का 1, वेलोसिटी कितनी थी इसके पास 6, इतनी थी इनिशियल वाली। फाइनल वाली कितनी होगी बताइए, टकराने के तुरंत बाद वाली, जो वो इलास्टिक में जो गई है वो लॉस नहीं है, वो तो वापस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। टकराने के तुरंत बाद यानी कि लॉस आप पहले निकाल सकते थे, डिफॉर्मेशन बाद में निकलता। लॉस में यहाँ डिफॉर्म करवाने की कोई जरूरत नहीं है, टक्कर होने के तुरंत बाद। पता है काइन यहाँ पे ये कोलिजन के दौरान ही हुआ है लॉस, तो कोलिजन से जस्ट पहले और कोलिजन के जस्ट बाद देखोगे तो कोलिजन के जस्ट बाद, कोलिजन के जस्ट पहले तो इतनी थी काइनेटिक एनर्जी, ब्लॉक के पास तो थी नहीं, सिर्फ बुलेट के पास थी, बुलेट के पास तो इतनी थी बस। और कोलिजन के बाद, अब कोलिजन के बाद जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी वो हो जाएगी हाफ इंटू 3 इंटू मास 3 है ना, और वेलोसिटी कितनी है इसकी 2, यहाँ पे कोलिजन के बाद इतनी हो जाएगी, यानी कि 18 माइनस में कितना आएगा यहाँ पर ये 6, यानी कि 12 जूल आएगा आंसर, 12 जूल। दिस इज द आंसर 12 जूल, ठीक है ना। इतनी हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी, इतना लॉस आएगा, ये इतना खत्म हो गया भाई यहाँ पे, ये इसके अंदर इसको जो गोल इसको चीरते फटते हुए गई है तो 12 जूल काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो गया। ये कितने स्टूडेंट्स को समझ आ गया, जिनको समझ आ गया हाथ खड़ा करें भाई, गुड। माइक पास करो जल्दी, हाँ जी बोलो। सर आपने जो लॉस हुई है काइनेटिक एनर्जी उसको डिफॉर्मेशन के इक्वल क्यों नहीं? डिफॉर्मेशन में जो जाती है वो कभी लॉस नहीं माना जाता। स्प्रिंग की अगर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में गई ना वो कभी लॉस नहीं हुआ है ना, क्यों? क्योंकि वो मतलब ना कंजर्वेटिव फोर्स है स्प्रिंग फोर्स, वो एनर्जी वापस आ जाएगी। स्प्रिंग को ऐसे ये जब जब दब के आएगा ना वापस आ जाएगी वो काइनेटिक एनर्जी, तो वापस नहीं आ जाएगी। ये दब जाएगा स्प्रिंग फिर वापस नहीं आएगा, यहाँ पर आते आते फिर से वही 2 की स्पीड पकड़ देगा ये ब्लॉक। समझ आ रही? कभी भी स्प्रिंग अगर जुड़ा हुआ हो ना तो स्प्रिंग की वजह से अगर वेलोसिटी कम हो रही है तो वो लॉस नहीं होता कभी भी। समझ आ रही है बात आपको? वो कभी लॉस नहीं होता। और ग्रेविटेशनल, जब सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लगे बॉडी ऊपर जा रही है तो वो भी लॉस नहीं होता। अब जैसे मैंने बॉल को ऊपर फेंक दिया, ऊपर जाके नीचे आई तो ऊपर जाने पे स्पीड कम हो रही है, काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है, तो कोई लॉस थोड़ी ना हो रहा है वो एनर्जी का, वो तो वापस आ जाएगी। वो तो एक कन्वर्जन हुआ है और वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, और वो भी कन्वर्टेबल है, वापस भी आना पॉसिबल है उसमें। तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी कंजर्वेटिव है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स लगे ना तो वो भी लॉस नहीं होता। इलेक्ट्रिक फोर्स भी कंजर्वेटिव है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी कंजर्वेटिव है, और ये स्प्रिंग फोर्स ये भी कंजर्वेटिव है। ये तीनों फोर्स ऐसे हैं जो कभी एनर्जी का लॉस ही नहीं करते, ये लगते हैं। तो सिर्फ ये लग रहे हो ना एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा। एनर्जी का लॉस तो कौन करता है? तो फ्रिक्शन करेगा या ये कोलिजन कर देगा। एक कोलिजन भी एनर्जी का लॉस करता है, या फिर एयर ड्रैग फोर्स करता है, बस। और हमारे कोर्स में कुछ ऐसा है ही नहीं जिसकी वजह से एनर्जी का लॉस हो। ठीक है, एक क्वेश्चन करके दिखाना मुझे।
2 kg की बोले, बारह मीटर पर सेकंड इस बुलेट की स्पीड है, इसकी लेंथ है 10 मीटर, ठीक है। ये इसके अंदर जाके घुस गई भाई, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन हुआ है यहाँ पर भी। कौन सा कोलिजन हुआ ये? परफेक्टली इनइलास्टिक, गिवन है, गिवन है यहाँ पे, गिवन है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन हुआ है। आपको ये बताना है कि ये कितना एंगल ऊपर उठ जाएगी। थीटा की वैल्यू बतानी है आपको कितनी हो जाएगी। व्हाट इज द थीटा, व्हाट इज थीटा एंड लॉस, दोनों बताने हैं आपको। लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, करिए सॉल्व। करते हैं इसको, देखिए आप देखो ये इसके अंदर जाके घुस गई। अब ऐसा करो, पहले पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल लगाओ आप, पी इनिशियल इज इक्वल्स टू पी फाइनल। इसका इनिशियल मोमेंटम है 1 × 12, इसका इनिशियल मोमेंटम है 0, ये रेस्ट में थी, ये रेस्ट में। फाइनल मोमेंटम बताइए, ये इसमें जब घुस गई तो टोटल मास कितना हो गया यहाँ पे 3, कॉमन स्पीड होगी वीसी, वीसी की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 4 मीटर पर सेकंड, कॉमन स्पीड हो गई 4। जब ये इसके अंदर घुस जाएगी तो कॉमन स्पीड 4 हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। ये 1 kg है भी, यहाँ पे कॉमन स्पीड होगी 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब सुनो, ये लेंथ है 10 मीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो लेंथ आएगी ये आएगी 10 cos थीटा। ये 10 है, इस ट्रायंगल का यूज़ कर लो आप, ये 10 है, ये एंगल थीटा है, तो ये लेंथ कितनी आएगी यहाँ पे 10 cos थीटा। यहाँ से यहाँ तक की कितनी है, ये 10 है, तो कितनी आएगी यहाँ पर ये 10 - 10 cos थीटा है ये लेंथ। यहाँ पर ये लेंथ आ गई आपके पास 10 - 10 cos थीटा, ठीक है ना। अब देखो ये बात जो इसके पहली बात तो देखो, सुनो पहले तो लॉस निकल के आ जाएगा यहाँ से। लॉस कैसे आएगा, सुनो लॉस क्या होता है, के ई फाइनल माइनस में के ई इनिशियल। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी यहाँ पे, फाइनल वाली हाफ इंटू में 3 इंटू में 4 का स्क्वायर, ये तो होगी फाइनल। नहीं नहीं, इनिशियल माइनस फाइनल होता है लॉस के लिए, तो लॉस के लिए होता है इनिशियल माइनस फाइनल, ठीक है ना। चेंज निकालना हो तो फाइनल माइनस इनिशियल होता है। लॉस में तो तभी तो लॉस का पता लगा है कितना हुआ, पहले कितना था भाई और अब कितना हो गया, डिफरेंस।
ठीक ना, तो नेगेटिव में आ जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो पता ही है फाइनल छोटा है, तो बड़े में से छोटा घटा दो, लॉस का पता लग जाएगा। वो नेगेटिव में नहीं बोलते, ठीक है ना। इस केस में देखो के इनिशियल कितना है, के इनिशियल बताइए, सिर्फ और सिर्फ किसके पास थी वेलोसिटी पहले, बुलेट के पास थी। बुलेट का मास कितना है 1 kg, वेलोसिटी कितनी थी, वेलोसिटी कितनी थी 12, प्लस माइनस में फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ इंटू मास कितना पूरे सिस्टम का 3, और वेलोसिटी कितनी है इसकी 4, इसका स्क्वायर कर दो आप, क्या आएगा यहाँ पर ये बताइए, 144/2 माइनस में 24, ये आएगा आपके पास 144 माइनस में 48/2, कितना आएगा यहाँ से 96/2, यानी कितना आंसर आ जाएगा 48 जूल आएगा आंसर। आंसर इज 48 जूल, दिस इज द आंसर हेयर 48 जूल। ठीक है, कोई डाउट हो तो बताओ इस बात में, आंसर आ गया आपके पास 48 जूल, यही लॉस है। कितने स्टूडेंट को समझ आएगा नहीं, लॉस तो आ गया, लेकिन अब बताना है थीटा की वैल्यू। थीटा पता है क्या, ये जो काइनेटिक एनर्जी है ना, ये पूरी पोटेंशियल एनर्जी में जाएगी। अब यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन लग जाएगा, इसको रेफरेंस ले लो आप, रेफरेंस ले लो आप इसको, ठीक है ना। अब लगाओ मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल में देखो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल वाली कितनी हो जाएगी यहाँ पे, हाफ इंटू 3 इंटू 4 का स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी 0, ये काइनेटिक एनर्जी आ गई, पोटेंशियल 0 रेफरेंस पे है। अब ये वाली हाइट है 10 - 10 cos थीटा, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी फाइनल है 0, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0, क्योंकि इसकी वेलोसिटी 0 हो गई। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी mgh, मास कितना है इसका 2, g की वैल्यू 10, और h की वैल्यू बताइए L - L cos थीटा, 10 इंटू 1 cos थीटा कर दो, 10 इंटू 1 cos थीटा, ठीक है। हाँ ये तो ये क्या लिखा था मैंने, मास तो लिखा है, मास कितना था 3 था यार, मास 3, जी की वैल्यू 10 और एच की वैल्यू 10 इंटू 1 cos थीटा, ठीक है। 24 इज इक्वल्स टू कितना है यहाँ पे 300 इंटू 1 cos थीटा। अब एक बात बताइए, 1 cos थीटा की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 24/300 cos थीटा की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 1 माइनस में 24/300, 300 में से 24 घटा दो, कितना आएगा यहाँ पर, ये कितना आएगा 276/300, तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से cos इनवर्स 276/300, 276/300, ये आंसर आ गया। ये कोई शक है किसी को इस में? अगला डिस्कशन पे आते हैं हम लोग। ओके सुनो, मान लो ये ग्राउंड है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है ई, कितना यहाँ पे ई है, बॉल और ग्राउंड के बीच में बॉल, एक बॉल टकराई वी नोट की स्पीड से, बॉल टकराई कितनी स्पीड से वी नोट की स्पीड से, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना था ई, ठीक है। ये जानते ऊपर उठेगी ना, ऊपर उठती है ई वी नोट की स्पीड से हमेशा, कितनी स्पीड से ऊपर उठती है अभी मैं प्रूव कर दूंगा कैसे, लेकिन ई वी नोट से ऊपर उठती है हमेशा। जैसे ई की वैल्यू अगर 1/2 ही ना, तो वी नोट से टकराई है तो वी नोट बाई 2 से ऊपर उठेगी, वी नोट से टकराती है तो ई वी नोट से ऊपर उठती है। ई की वैल्यू यहाँ पे गिवन होगी जो भी है, अभी ऊपर गई, ऊपर आई, नीचे आते आते इसकी स्पीड फिर से कितनी हो जाएगी यहाँ पे ई वी नोट होगी ना। अब जब ई वी नोट से ऊपर से टकराएगी तो ऊपर जानते कितने से ऊपर उठेगी है
इसको फिर से ई से मल्टीप्लाई कर दो, यानी ई टू द पावर 2v नोट। दूसरे कोलिजन के बाद ऊपर उठेगी ये ई टू द पावर 2v नोट से। अच्छा फिर ऊपर गई है, जब ऊपर गई है तो ऊपर जाके ऐसे नीचे आई थी ऐसी वैसे, अभी ऊपर जाके और यहाँ पे ऐसे आएगी, इसकी हाइट कम रहेगी। अब अभी टकराई ई टू द पावर 2v नोट से, तो फिर से ऊपर उठेगी। पता है कितने से उठेगी, इसको ई से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब ई टू द पावर 3v नोट से, फिर ऐसे जाके ऐसे आई, ये टकराई वापस ई टू द पावर 3v नोट से। आप जानते हो कितने से ऊपर उठेगी है, इसको ई से मल्टीप्लाई कर दो ई टू द पावर 4v नोट से, टक 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 टक, याद रखिए। अभी ई टू द पावर 4v नोट से टकरा जाएगी। यार आपको समझ आ रहा होगा ये। और n कोलिजन्स के बाद ये जो ऊपर उठेगी ना, वो ई टू द पावर nv नोट से ऊपर उठेगी, ठीक है ना। अगर किसी बॉडी के की टकराने की स्पीड v नोट है ग्राउंड से और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन e है, तो n कोलिजन के बाद वो जो ऊपर उठती है उसके ऊपर उठने की स्पीड होती है ई टू द पावर nv नोट, ई टू द पावर nv नोट। एक कोलिजन के बाद ev नोट की स्पीड से ऊपर उठती है, 2 के बाद ई टू द पावर 2v नोट से, 3 कोलिजन के बाद ई टू द पावर 3v नोट से, और n कोलिजन के बाद ई टू द पावर nv नोट से ऊपर उठती है, ठीक है ना। लिखो इस बात को, when a ball strikes with ground with velocity v naught, and coefficient of restitution is e, and coefficient of restitution is e, then velocity after collision, and then velocity after n collisions will be e to the power nv नोट। ये नोट कर लो भाई, इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना। एक बॉल v नोट से टकराती है ना, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन e है, तो n कोलिजन्स के बाद वो e टू द पावर nv नोट से ऊपर उठती है। कोई कहते हैं 4 कोलिजन के बाद e टू द पावर 4v नोट से, 10 कोलिजन के बाद e टू द पावर 10v नोट से, 50 कोलिजन के बाद e टू द पावर 50v नोट से। लेकिन पता है वो मतलब ये काउंटिंग नहीं हो सकती, इनफाइनाइट होते हैं ये। अगर कोई किसी बॉल को छोड़ दे ना तो वैसे वो टकराती रहेगी, लास्ट में तो बहुत सारे कोलिजन कर जाती है, ठीक है ना। तो कुल मिला के वो काउंटिंग नहीं हो सकती, क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ स्पीड बची रहेगी उसके पास, ठीक है ना। अच्छा अब सुनो अगली बात, लेकिन ये इस बात का प्रूफ क्या है, इस बात का प्रूफ क्या है, मैं बताता हूँ आपको। सुनो, ई होता क्या, ई वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय, यही होता है। शुरू ग्राउंड तो रेस्ट में है, ग्राउंड तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच वी नोट थी शुरू में, देखो वी नोट से टकराई थी, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या थी, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच किसी का वी नोट पुट कर दो, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वी नोट, तो इसको इधर ले जाओ। अब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, ई नोट आ गया। जब वी नोट से टकराती है तो ई वी नोट से ऊपर उठती है, और फिर ई वी नोट से ऊपर उठी है, फिर से टकराएगी ई टू द पावर वी नोट से, ई टू द ई वी नोट से टकराएगी तो ई टू द पावर 2v नोट से ऊपर उठेगी। बात समझ में आई कि नहीं, कितनों को समझ आएगा नहीं, ओके गुड। अब सुनो अगले डिस्कशन, एक बॉल को 0 स्पीड छोड़ दिया एच साइड से, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई, ठीक है। एक बॉल को 0 स्पीड से छोड़ दिया एच साइड से, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना है यहाँ पे, ई है, ठीक है। तो ये बॉल ऊपर उठेगी, जानते हो कितनी हाइट तक ऊपर उठेगी है, ई टू द पावर 2 इंटू एच तक, पहले कोलिजन के बाद ही, पहले कोलिजन के बाद ही ई स्क्वायर ई टू द पावर 2 एच, इतनी हाइट तक ऊपर उठेगी। पहले एच हाइट से छोड़ा है ना इसको, तो टकराने के बाद ई टू द पावर 2 इंटू एच, ठीक है, इतनी हाइट तक ऊपर उठती है।
इसका प्रूफ हो जाएगा अभी, ठीक है। दूसरे कोलिजन के बाद ये ऊपर जानते हो कितनी हाइट तक उठती है, e टू द पावर 4h, e टू द पावर 4h। फिर तीसरे कोलिजन के बाद e टू द पावर 6h, चौथे कोलिजन के बाद e टू द पावर 8h, ऐसे उठती है। अगर किसी बॉडी को h हाइट से छोड़ दिया जाए तो पहले कोलिजन के बाद वो ऊपर उठती है e टू द पावर 2 इंटू एच, इतनी हाइट तक। दूसरे कोलिजन के बाद e टू द पावर 4h, तीसरे कोलिजन के बाद e टू द पावर 6h, e टू द पावर 6 इंटू एच, ठीक है ना। अच्छा अब सुनो, इसका प्रूफ क्या है इस बात का, ऐसा होगा। अच्छा n कोलिजन्स के बाद बताइए, आफ्टर n कोलिजन e टू द पावर 2n इंटू एच। अगर n कोलिजन्स की बात हो रही हो तो e टू द पावर 2n इंटू एच, ये n है और ये h है, ठीक है। लिख लो इस बात को, when a body is released from height h, and coefficient of restitution is e, ये तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। then after n collisions with ground, it raised to a height of e to the power 2n into h, ठीक है, e to the power 2n into h। अच्छा अब सुनो, देखिए अब इस बात को, इसका प्रूफ, एक काम करो, ये बताइए टकराने से पहले इसकी वेलोसिटी क्या होगी, √2gh ये होगी। टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, e इंटू में √2gh, ये हो जाएगी टकराने के बाद। ये टकराई तो √2gh से है, ऊपर उठेगी e इंटू √2gh से, e इंटू √2gh से ऊपर उठेगी। अब इसकी वेलोसिटी घटते घटते जीरो होगी। थर्ड इक्वेशन लगा दो यहाँ से यहाँ तक, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2s। v की वैल्यू 0, u की वैल्यू e इंटू में √2gh का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू g इंटू एस। 0 इज इक्वल्स टू e² इंटू 2gh माइनस 2g इंटू एस, ठीक है ना। 2g से डिवाइड कर दो पूरे को, h की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से e² h, s की वैल्यू आ जाएगी मतलब इतनी हाइट तक ऊपर उठेगी, e टू द पावर 2h, इतनी हाइट तक ऊपर उठेगी। हाँ जी, कोई डाउट हो तो बताओ इस बात में, कोई शक? लास्ट क्वेश्चन, ये 1 kg का ब्लॉक है, ये भी 1 kg का ब्लॉक है, k की वैल्यू 2 है, एक बुलेट है 2 की स्पीड से आई, तो 2 किलो का मास है उसका, 2 किलो का, और 6 की स्पीड से आई वही, 2 किलो का मास है और 6 की स्पीड से आई। इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, k की वैल्यू 2 है, और दोनों ब्लॉक स्मूथ सरफेस पे रखे हुए हैं, ठीक है। क्या होगा यहाँ पे ना, ये दे रखा है परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन है, गिवन परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन, ठीक है। इसके अंदर फाइंड मैक्सिमम डिफॉर्मेशन, फाइंड मैक्सिमम डिफॉर्मेशन, ये वाला क्वेश्चन है इन स्प्रिंग।
करिए ट्राई, 1 मिनट का टाइम मिल रहा है आपको। सुनो मैं ही करवा रहा हूँ, देखो कैसे करेंगे। देखो आप है ना पहले इन दोनों का कोलिजन करवा दो, ये इसके अंदर फंस गई पहले तो, और ये पूरा एक सिस्टम बन जाएगा। और जब कोलिजन हो रहा होगा ना तो ये आगे नहीं बढ़ रहा होगा, उस टाइम स्प्रिंग में कोई डिफॉर्मेशन नहीं आएगा। कोलिजन में वहीं रहते रहते ये तुरंत हो जाता है, इंस्टेंटली होता है वो, तो इतनी देर में क्या आगे बढ़ जाएगा ये, इतनी देर में आगे नहीं बढ़ता, ठीक है ना। इसके अंदर ना पहले ना इन दोनों के लिए मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हो। एक स्टूडेंट कहता है सर इन दोनों के लिए नहीं लगा सकते, ठीक है ना। पहले तो मैंने एक बार बोर्ड पे लगा दिया, मैंने लिखा भाई देखो पी इनिशियल इज इक्वल्स टू पी फाइनल, पी इनिशियल है 12 और इसका इनिशियल मोमेंटम 0, फिर इन दोनों का मास कितना है यहाँ पे 3 और स्पीड होगी दोनों की v, तो v की वैल्यू कितनी आएगी 4, मतलब भाई मैंने कहा कि ये इसके अंदर घुस जाएगी और स्पीड हो जाएगी 4। बच्चा करके सर एक आधे होते हैं ना ज़्यादा, आजकल तो नहीं होते, पहले तो थोड़े शाने टाइप के होते थे, कहीं से पहले पटपुट के आगे। इसके अंदर पता है क्या क्यों भाई रीजन, सर एक बात बताओ, मोमेंटम कंजर्वेशन कब लगता है, जब एक्सटर्नल फोर्स ना लग रहा हो। यहाँ तो स्प्रिंग लगा हुआ है सर, स्प्रिंग फोर्स लगेगा, स्प्रिंग फोर्स क्या है एक्सटर्नल हो, क्योंकि आपने इन दोनों को सिस्टम मानना है, तो स्प्रिंग तो एक्सटर्नल हो गया, तो स्प्रिंग एक्सटर्नल फोर्स लगाएगा, तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगा ही नहीं सकते। इसका जवाब सुन लो, पता है क्या इसका जवाब ये है, यहाँ स्प्रिंग फोर्स लगाएगा ही नहीं, जुड़ा हुआ है। क्यों नहीं लगाएगा सर, पहली बात तो जब जुड़ा हुआ हो तो जरूरी नहीं है कि लगाता है, कई बार जुड़ा दिखावे के लिए भी जुड़ा हुआ होता है, वो लगाएगा तब, वो लगाता तब जब उसमें डिफॉर्मेशन आएगा। डिफॉर्मेशन तब आएगा जब ये चलेगा, और जो कोलिजन है वो चलने से पहले ही हो चुका है, कोलिजन पहले होगा फिर चलेगा, फिर डिफॉर्मेशन आएगा, फिर स्प्रिंग फोर्स लगेगा, ठीक है ना। जो स्प्रिंग फोर्स जो है जब तक लगेगा तो तब लगेगा जब डिफॉर्मेशन आएगा, डिफॉर्मेशन होने से पहले तो कोलिजन हो चुका है। और मैं ड्यूरिंग कोलिजन लगा रहा हूँ, मैं कोलिजन के जस्ट बाद और जस्ट पहले की बात कर रहा हूँ, मैं कोलिजन होने के थोड़ी देर बाद थोड़ा लगा रहा हूँ मोमेंटम कंजर्वेशन, तुरंत बाद लगा रहा हूँ, कोलिजन होने के तुरंत पहले और तुरंत बाद, जब तक डिफॉर्मेशन आया नहीं था। आगे बात समझ में, कोई शक किसी को? अच्छा अब सुनो, कॉमन स्पीड आ गई 4, यहाँ पे 2 kg की बॉडी है, 2 kg, ये 1 kg का ब्लॉक, टोटल स्पीड कितनी हुई, कॉमन स्पीड था, अब कॉमन स्पीड होगी 4। अब अभी पिछला क्वेश्चन बन गया जो कल मैंने करवाया था ना, वैसा क्वेश्चन बन गया। इसमें पी सिस्टम, पी सेंटर ऑफ मास, ठीक है ना। देखो पी सिस्टम कितना आएगा इसके अंदर है, पी सिस्टम बताइए, ये टोटल मास है 3 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 0, 12 आ गया। और पी सेंटर ऑफ मास कितना आएगा 12, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी आएगी 12 अपॉन में 4, 3 मीटर पर सेकेंड आएगी। दिस इज द कॉमन वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है ना। अब बताओ काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम ये आएगी 1/2 इंटू 3 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस में 0, 24 होगी। पूरे सिस्टम का मास कितना है यहाँ पे 4, कॉमन स्पीड है 3, 18, एक्स्ट्रा वाली कितनी आएगी यहाँ पे, एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी 24 में से 18 गया 6 जूल, ये 6 जूल किस में जाएगा अब डिफॉर्मेशन में, 1/2 इंटू 2 इंटू एक्स स्क्वायर, हाफ की एक्स स्क्वायर लगा दिया, एक्स की वैल्यू आएगी √6 मीटर,
दिस इज द आंसर। कितनों को समझ आ गया? गुड।